स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी अनुराधा। विवाह योग्य लड़की की उम्र के विषय में जितना झूठ चलाया जा सकता है, उतना कहने के बावजूद उसकी सीमा लांघी जा चुकी है। ब्याह होने की आशा भी समाप्त हो गई। भैयारी, यह कैसी बात से शुरू करके आंख मिचकाकर लड़की के लड़के वालों की गिनती पूछने तक में भी अब किसी को रस नहीं मिलता। समाज में यह मजाक भी बेकार सा समझा जाने लगा है। ऐसी दशा है बेचारी अनुराधा की, जबकि घटना कोई पुराने जमाने की नहीं बल्कि आधुनिक युग की है। ऐसे जमाने में भी सिर्फ गण ग्रह, जन्म कुंडली और कुलशील की जांच पड़ताल करते करते ऐसा हुआ कि अनुराधा की उम्र 23 पार कर चुकी। फिर भी उसके लिए वर नहीं मिला। इस बात पर चट से विश्वास नहीं होता। फिर भी घटना बिल्कुल सच है। आज सवेरे गांव के जमींदार की कचहरी में इस बात की चर्चा हो रही थी। नए जमींदार का नाम है हरिहर घोषाल। कलकत्ता के रहने वाले हैं। उनका छोटा लड़का विजय गांव देखने आया है। विजय ने मुंह का चुरुट नीचे रखकर पूछा, क्या कहा? गगन चटर्जी की बहन ने मकान नहीं छोड़ेगी? जो आदमी खबर लाया था उसने कहा कि जो कुछ कहना है सो छोटे बाबू आएंगे तब उन्हीं से कहूंगी। विजय ने क्रोधित होकर कहा, उसे कहना क्या है? इसके माने यह हुआ कि उन लोगों को बाहर करने के लिए खुद मुझे जाना पड़ेगा। आदमियों से काम न होगा। वह व्यक्ति चुप रहा। विजय ने फिर कहा, कहने सुनने की इसमें कोई बात नहीं विनोद, मैं कुछ भी नहीं सुनने का। फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना होगा उसके पास। वह खुद आकर अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकती। विनोद ने कहा, मैंने भी ये कहा था। अनुराधा ने कहा कि मैं भद्र घराने की लड़की हूँ। विनोद भैया, घर छोड़कर अगर बाहर निकल ही जाना है तो उन्हें जताकर एक बार की ही निकल जाऊंगी। बार बार बाहर नहीं निकल सकती। क्या नाम बताया तुमने? अनुराधा। नाम तो बहुत बढ़िया है। इसी के शायद अभी तक अहंकार नहीं मिटा। जी नहीं, विनोद गांव का आदमी है। अनुराधा की दुर्दशा का इतिहास वही बता रहा था। परंतु अनतिपूर्ण इतिहास का भी एक अति पूर्व इतिहास होता है, उसका उल्लेख कर रहा हूँ। गांव का नाम है गणेशपुर। कभी अनुराधा के पुरखों का ही था। 5-6 साल हुए दूसरों के हाथ चला गया है। इस जायदाद का सालाना मुनाफा 2000 से ज्यादा नहीं है। किंतु अनुराधा के पिता अमर चटर्जी का चाल चलन या रहन सहन था 20,000 जैसा। अतएव कर्ज के कारण रहने के मकान तक पर डिक्री हो गई। डिक्री तो हो गई पर वह जारी नहीं हो सकी। महाजन डर के मारे रुका रहा। चट्टोपाध्याय जी जैसे बड़े कुलीन थे, वैसे ही उनके जप तप और क्रियाकर्म की भी काफी प्रसिद्धि थी। पैंदी में छेद वाली गृहस्थी की नाव अपव्यय के खारे पानी से मुंह तक भरी आई, पर डूबी नहीं। हिंदू कट्टरता के फूले हुए पाल में सर्वसाधारण की भक्ति और श्रद्धा की आंधी की सी हवा ने इस डूबती हुई नाव को ढकेलते ढकेलते आखिर अमर चटर्जी की आयु की सीमा तो पार कर ही दी। एक तरह से उनका जीवन काल अच्छा ही बीता। वे मरे भी ठाट बाट के साथ, उनकी श्राद्ध शांति भी ठाट बाट के साथ हुई, मगर साथ ही जायदाद का खात्मा भी यही हो गया। इतने दिनों तक जो नाव सिर्फ नाक बाहर निकाले किसी कदर सांस ले रही थी, अब उसे बाबू घराने की सारी इज्जत आबरू लेकर अथाह पानी में डूबने में जरा भी देर न लगी। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र गगन को मिला एक टूटा फूटा पुराना डिक्री शुदा पैतृक मकान। गले तक कर्ज से जकड़ी हुई गांव की संपत्ति मिली। कुछ गाय बकरी, कुत्ते बिल्ली आदि जानवर मिले। साथ ही सिर पर आ पड़ी पिता की दूसरी पत्नी की कुंवारी कन्या अनुराधा। उसके लिए वर भी जुट गया। गांव का ही एक भद्र पुरुष 5-6 लड़के वाले और नाती पोते छोड़कर उसकी स्त्री मर चुकी है। अब वह ब्याह करना चाहता है। अनुराधा ने कहा, भैया, भाग्य में राजपुत्र तो है नहीं, तुम उसी से मुझे ब्याह दो। रुपए वाला आदमी ठहरा
कम से कम खाने पहनने को तो मिलता रहेगा। गगन ने आश्चर्य के साथ कहा, यह कैसी बात है? माना कि त्रिलोचन के पास पैसा है, मगर उसके बाबा ने कुल बिगाड़ कर सतीपुर के चक्रवर्तियों के घर ब्याह किया था। जानती हैं उनका है क्या? बहन ने कहा, और कुछ हो या न हो, रुपए तो हैं। वंश लेकर उपवास करने की अपेक्षा मुट्ठी भर दाल भात मिल जाना कहीं अच्छा है। भैया, गगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ तो? बाबूजी इन सब बातों को मानते थे, मगर तुम्हारे तो इसकी कोई बलाई नहीं है। यहाँ ये कह देना जरूरी है कि पिता वाली कट्टरता पुत्र में नहीं है। मध्य मास तथा और भी आनुषंगिक विषयों में वह बिल्कुल मोह मुक्त पुरुष है। पत्नी वियोग के बाद दूसरे गांव की कोई नीच जाति की स्त्री आज भी उसका वह अभाव दूर कर रही है, और इस बात को सभी जानते हैं। गगन उसके इशारे को समझ गया, गरज कर बोला, मुझ में फिजूल की कट्टरता नहीं, पर कन्यागत कुल के शास्त्राचार को क्या तेरे लिए तिलांजलि देकर अपनी 14 पीढ़ियों को नरक में डुबो दूं? कृष्ण की संतान हैं हम, स्वभाव कुलीन। जा जा, ऐसी गंदी बातें अब कभी मुंह से न निकालना। यह कहकर वह क्रोधित होकर चला गया। त्रिलोचन गंगोपाध्याय का प्रस्ताव यहीं दब गया। गगन ने हरिहर घोषाल की शरण ली। कुलीन ब्राह्मण को ऋण मुक्त करना ही होगा। कलकत्ता में लकड़ी के व्यापार में हरिहर लखपति धनी हो गए हैं। किसी दिन उनकी ननिहाल इसी गांव में थी। बचपन में इन बाबुओं के सुदिन उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत से मौकों पर उन्होंने पेट भर के पूड़ी मिठाइयां भी खाई हैं। रुपया उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए वे राजी हो गए। चटर्जियों का सब ऋण चुकाकर हरिहर ने गणेशपुर खरीद लिया और कुंडुओं को डिक्री का रुपया देकर रहने का मकान वापस ले लिया। सिर्फ मौखिक शर्त यह रही कि बाहर के 2-3 कमरे कचहरी के लिए छोड़कर भीतर की तरफ गगन जैसे रहता है उसी तरह रहा करेगा। जमींदारी खरीद ली गई, पर प्रजा ने अधीनता माननी नहीं चाहिए। जायदाद थोड़ी है, वसूली भी मामूली है, इसलिए बड़े पैमाने में कोई इंतजाम किया नहीं जा सकता। मगर इस थोड़ी में ही गगन ऐसा कौशल करने लगा कि हरिहर के पक्ष का कोई भी कर्मचारी जाकर गणेशपुर में न टिक सका। अंत में गगन अपने प्रस्ताव के अनुसार आप ही कर्मचारी नियुक्त हो गया, अर्थात भूतपूर्व भूस्वामी वर्तमान जमींदार का गुमाश्ता बन गया। उसने प्रजा को वश में कर लिया। हरिहर ने संतोष की सांस ली, परंतु वसूली की दिशा में वही रफ्तार रही जो पहले थी। एक पैसा रोकड़ में जमा नहीं हुआ। इसी तरह गड़बड़ी में और भी 2 साल बीत गए। उसके बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि गुमाश्ता गगन चटर्जी का पता नहीं लग रहा है। शहर से हरिहर के आदमी ने आकर सब जांच पड़ताल करके मालूम किया कि वसूल जो कुछ हो सकता था हुआ है, और उसे गगन चटर्जी आत्मसात करके लापता हो गया है। थाने में डायरी, अदालत में नालिश और खाना तलाशी, जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी वह सब की गई, मगर रुपया और गगन दोनों में से किसी का भी पता न चला। गगन की बहन अनुराधा और उसका दूर के नाते का एक भांजा घर में रहता था। पुलिस के आदमियों ने इन दोनों को यथा नियम खूब कसा और हिलाया डुलाया, पर कोई तथ्य न निकला। विजय विलायत हो आया है। उसके बार बार परीक्षा फेल करने से हरिहर को उसकी रसद के लिए बहुत रुपए खर्च करने पड़े हैं। पास वह नहीं कर सका, पर विज्ञता के फलस्वरूप मिजाज गर्म करके 2 साल पहले ही देश लौटा है। विजय का कहना है कि विलायत में पास फेल में कोई प्रभेद नहीं, किताबें रटकर तो गधा भी पास हो सकता है। वैसा उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर किताबें रटा करता, विलायत नहीं जाता। घर आकर उसने पिता के लकड़ी के व्यापार की काल्पनिक दुरावस्था की आशंका प्रकट की और डगमगाते व्यापार को मैनेज करने में लग गया। कर्मचारियों में इसी दरमियान उसका नाम हो गया है। मुनीम गुमाश्ते उससे शेर की तरह डरते हैं। काम के मारे जबकि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, तब गणेशपुर का विवरण उसके सामने आ पहुंचा। उसने कहा, यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ करेंगे सो ऐसा ही होगा, मगर और कोई उपाय नहीं। लापरवाही करने से काम नहीं चलने का। उसे सरे जमीन खुद ही जाकर
कोई इंतजाम करना पड़ेगा, इसीलिए वह गणेशपुर आया है। मगर इस छोटे से काम के लिए ज्यादा दिन गांव में नहीं रहा जा सकता। जितना जल्दी हो सके इसका कोई इंतजाम करके उसे कलकत्ता लौटा जाना है। सब कुछ उसके अकेले के ही सिर है। बड़े भाई अजय अटर्नी है, अत्यंत स्वार्थी, अपने ऑफिस और स्त्री पुरुषों को लेकर व्यस्त रहते हैं। गृहस्थी की सभी बातों में अंधे हैं। बस हिस्सा बंटवारे के बारे में ही उनकी 10-10 आंखें काम करती हैं। उनकी स्त्री प्रभामयी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है। घर वालों की खबर सुध लेना तो दूर रहा, सास ससुर जिंदा हैं या नहीं, इतनी खबर रखने की भी उन्हें फुर्सत नहीं। 5-6 कमरे लेकर मकान के जिस हिस्से में वे रहते हैं वहाँ परिवार के लोगों का जाना आना संकुचित है। उनके नौकर चाकर अलग हैं, उड़िया बैरा है। केवल बड़े बाबू की मनाही होने से आज तक वे मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं। यह कमी प्रभा को कष्ट पहुंचाती है, पर उसे आशा है कि ससुर के मरते ही इसका प्रतिकार हो जाएगा। देवर विजय के प्रति उसकी हमेशा से अवज्ञा रहती आई है। सिर्फ इधर कुछ दिनों से विलायत घूम आने से उसके मनोभाव में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा है। 2-4 दिन उसने न्योता देकर उसे अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाया है और उस मौके पर अपनी बहन अनीता से विजय का परिचय भी करा दिया है। वह इस बार बीए ऑनर्स पास करके एमए में पढ़ने की तैयारियां कर रही हैं। विजय विधुर है, स्त्री मर जाने के बाद ही वह विलायत चला गया था। वहाँ क्या किया क्या नहीं किया इसकी खोज करने की जरूरत नहीं, पर लौटने के बाद बहुत दिनों तक देखा गया है कि स्त्री जाति के संबंध में उसका मिजाज कुछ रूखा रूखा सा रहता है। माँ ने ब्याह करने के लिए कहा तो उसने तेज गले से प्रतिवाद करके उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक वह मामला गोलमाल में ही है। गणेशपुर आकर उसने एक प्रजा के मकान में बाहर के 2 कमरे लेकर उनमें नई कचहरी कायम कर दी है। सरिश्ते के कागजात जितने भी गगन के घर मिल सके सब जबरदस्ती यहाँ उठा लाए गए हैं। अब इस बात की कोशिश हो रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के नाते का बहनोत घर से निकाल बाहर किया जाए। विनोद घोष के साथ अभी अभी इसी बात की सलाह हो रही थी। कलकत्ता से यहाँ आते समय विजय अपने 7-8 साल के लड़के कुमार को साथ लेता आया है। गवई गांव में सांप बिच्छू आदि के डर से माँ ने आपत्ति की थी, पर विजय ने कह दिया कि माँ तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे गोबर गणेश पोते पोतियों की कमी नहीं है। कम से कम इसे वैसा मत बनाओ, इसे आपद विपद में पड़कर आदमी बनने दो। सुनते हैं कि विलायत के साहब लोग भी ठीक ऐसी ही बात कहा करते हैं, मगर साहबों की बात के अलावा भी यहाँ जरा कुछ पोशीदा मामला है। विजय जब विलायत में था तब इस मात्रहीन बालक के दिन बिना जतन के ही कटे हैं। कुमार की दादी अक्सर खाट पर पड़ी रहती हैं, अतएव काफी धन वैभव होते हुए भी कुमार को देखने भालने वाला कोई न था। इसलिए बेचारा तकलीफों में ही इतना बड़ा हुआ है। विलायत से वापस आने पर यह बात विजय को मालूम हो गई है। गणेशपुर आते समय विजय को भाभी ने साहस हमदर्दी दिखाकर कहा था, लड़के को साथ लिए जा रहे हो लाला जी, गांव की नई जगह ठहरी, जरा सावधानी से रहना, लौटोगे कब तक? जितनी जल्दी हो सका। सुना है अपना वहाँ एक मकान भी है, बाबूजी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था, पर खरीदने के मानी ही होना नहीं है। भाभी मकान है पर उस पर अपना दखल नहीं। लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे हो लाला जी, अब दखल होने में देर नहीं लगेगी। उम्मीद तो यही करता हूँ, दखल होने पर जरा खबर भिजवा देना। क्यों भाभी? इसके उत्तर में प्रभा ने कहा था, पास ही तो है, गांव कभी आंख से देखा नहीं, जाकर किसी दिन देख आऊंगी। अनीता का भी कॉलेज बंद है, वह भी संग जाना चाहेगी। इस प्रस्ताव को सुनकर विजय ने अत्यंत पुलकित होकर कहा था, दखल में आते ही मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा भाभी। तब लेकिन ना नहीं कर सकोगी, अपनी बहन को भी जरूर लाना होगा। अनीता युवती है, देखने में सुंदर है और ऑनर्स के साथ बीए पास भी। साधारण स्त्री जाति के विरुद्ध विजय की बाहरी अवज्ञा होने पर भी वह एक खास रमणी के प्रति एक साथ इतने गुण मौजूद होते हुए भी वह इस तरह की धारणा रखता हो, सो बात नहीं। वहाँ
शांत ग्राम के निर्जन प्रांत में और कभी प्राचीन वृक्षों की छाया से शीतल संकीर्ण ग्राम्य पथ पर एकांत में सहसा उसके सामने आ पड़ने की संभावना उसके मन में उस दिन बार बार झूले की तरह पैंग मार रही थी। विजय ठेठ विलायती पोशाक पहने, सिर पर हैट, मुंह में कड़ा चुरुट और जेब में रिवॉल्वर लिए चेरी की छड़ी घुमाता हुआ बाबू घराने के सदर मकान में जा घुसा। साथ में दो लठैत दरबान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद दखल करने में यद्यपि दंगा हंगामे का डर है, फिर भी लड़के को गोबर गणेश बना देने के बजाय मजबूत और साहसी बनाने के लिए यह बड़ी शिक्षा है। इसलिए लड़का भी साथ आया है, मगर विनोद बराबर भरोसा देता आ रहा है कि अनुराधा अकेली और आखिर औरत ही ठहरी, वह जोर दबंगई में नहीं जीत सकती। जब रिवॉल्वर है तो साथ ले लेना ही अच्छा है। विजय ने कहा, सुना है कि वह लड़की शैतान है, चट से आदमी इकट्ठे कर लेती है और वही गगन की सलाहकार थी। स्वभाव चरित्र भी ठीक नहीं। विनोद ने कहा, जी नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। मैंने सुना है। कहीं कोई नहीं था। विजय सुनसान आंगन में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हाँ, है तो बाबुओं जैसा मकान। सामने पूजा का दालान है, अभी तक टूटा फूटा नहीं है, परंतु जीर्णता की सीमा पर पहुंच चुका है। एक तरफ सिलसिलेवार बैठने के कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक सी है। कबूतरों, चिड़ियों और चमगादड़ों ने स्थायी आश्रम बना रखा है। दरबार ने आवाज दी, कोई है? उसके मर्यादा शून्य ऊंचे स्वर के चित्कार से विनोद घोष तथा और सब मारे लज्जा के संकुचित से हो गए। विनोद ने कहा, राधा जीजी को मैं जाकर खबर दिए आता हूँ बाबू साहब, कहकर वह भीतर चला गया। उसने कंठ स्वर और बात करने के ढंग से जान पड़ता है कि अब भी इस मकान का सम्मान करने में उसे संकोच होता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद ने जाकर विनय के साथ कहा, दीदी, छोटे बाबू बाहर आए हैं। इस दुर्देव की वह प्रतिदिन आशंका कर रही थी। हाथ धोकर उठकर खड़ी हो गई और संतोष को पुकार कर बोली, बाहर एक दरी बिछा आ, बेटा कहना मौसी अभी आती है। फिर विनोद ने कहा, मुझे ज्यादा देर न होगी, बाबू नाराज न हो जाएं। विनोद भैया, मेरी तरफ से जरा उन्हें बैठने को कह दो। विनोद ने लज्जित मुख से कहा, क्या करूं दीदी, हम लोग गरीब रियाया ठहरे, जमींदार हुक्म देते हैं तो ना नहीं कर सकते। सो मैं जानती हूँ विनोद भैया। विनोद चला गया। बाहर दरी बिछा दी गई, पर कोई उस पर बैठा नहीं। विजय छड़ी घुमाता हुआ टहलता और चुरुट पीता रहा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे के बाहर आकर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए डरते डरते कहा, मौसी जी आई हैं। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। शरीफ घराने की लड़की ठहरी, उसे क्या कहकर संबोधन करना चाहिए, वह दुविधा में पड़ गया। मगर अपनी कमजोरी जाहिर करने से काम न चलेगा, लिहाजा पुरुष कंठ से उसने अंतराल वर्तिनी की तरफ लक्ष्य करके कहा, यह मकान हम लोगों का है, सो तुम जानती हो? उत्तर आया, जानती हूँ। तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो? अनुराधा ने पूर्ववत ओट में से भांजे की जबानी अपना वक्तव्य कहलाने की कोशिश की, परंतु लड़का एक तो चालाक चतुर न था, दूसरे नए जमींदार के कड़े मिजाज की बात भी उसके कान में पड़ गई थी। इसलिए डर के मारे वह घबरा गया। एक भी शब्द उसे साफ साफ कहते नहीं बना। विजय ने 5-6 मिनट तक धीरज धरकर समझने की कोशिश की, फिर सहसा डपट कर बोला, तुम्हारी मौसी को जो कुछ कहना हो सामने आकर कहे। नष्ट करने लायक समय मेरे पास नहीं है। मैं कोई भालू चीता नहीं हूँ जो उसे खा जाऊंगा। मकान क्यों नहीं छोड़ती, सो बताओ। अनुराधा बाहर नहीं आई। उसने वहीं से बात की, संतोष के मार्फत नहीं, अपने ही मुंह से साफ साफ कहा, मकान छोड़ने की बात नहीं हुई थी। आपके पिता हरिहर बाबू ने कहा था, इसके भीतर के हिस्से में हम लोग रह सकेंगे। कोई लिखा पढ़ी है? नहीं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, मगर वे तो अब भी मौजूद हैं। उनसे पूछने पर मालूम हो जाएगा। पूछने की मुझे कोई गरज नहीं है। यह शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं ली? भैया ने इसकी जरूरत नहीं समझी। उनके मुंह की बात से लिखा पढ़ी बड़ी हो सकती है,
यह बात शायद भैया को मालूम नहीं होगी। इस बात का कोई संगत उत्तर न सूझने से विजय चुप रह गया, परंतु दूसरे ही क्षण भीतर से जवाब आया। अनुराधा ने कहा, लेकिन खुद भैया की तरफ से शर्त टूट जाने से अब तो सभी शर्तें टूट गई। इस मकान में रहने का अधिकार अब हमें नहीं रहा। मगर मैं अकेली स्त्री और अनाथ बच्चा है, इसके माँ बाप नहीं हैं। मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशा पर दया करके अगर आप 2-4 दिन यहाँ न रहने देंगे तो अकेली मैं अचानक कहाँ चली जाऊं, यही सोच रही हूँ। विजय ने कहा, इस बात का जवाब क्या मुझको देना होगा? तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानती कहाँ है। आपके साथ जो अब तक मैं भेंट न कर सकी तो केवल इस डर से कि कहीं आप नाराज न हो जाएं। इतना कहकर क्षण भर चुप रहकर शायद उसने अपने आप को संभाल लिया। फिर कहने लगी, आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। अपनी विपत्ति की बात साफ साफ आपसे कह दी है, वरना एक दिन भी मकान में जबरदस्ती रहने का दावा मैं नहीं रखती। कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊंगी। उसके कंठ स्वर से बाहर से भी ये समझ में आ गया कि उसकी आंखों में आंसू भर गए हैं। विजय दुखी तो हुआ और मन ही मन खुश भी हुआ। उसने सोचा था इसे बेदखल करने में न जाने कितना समय और कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, मगर वह सब कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो आंसुओं से केवल भीख सी मांग ली। उसकी जेब की पिस्तौल और दरबानों की लाठियां भीतर ही भीतर उसी को लानत देने लगी, मगर अपनी कमजोरी भी जाहिर नहीं की जा सकती। उसने कहा, रहने देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए। जहाँ हूँ वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। इसके सिवा हमारे घर की स्त्रियां भी एक बार देखने के लिए आना चाहती हैं। लड़की ने कहा, अच्छी बात है, चले आए न। बाहर के कमरों में आप आराम से रह सकते हैं और भीतर 2 मंजिले पर बहुत से कमरे हैं। स्त्रियां आराम से रह सकती हैं, कोई तकलीफ न होगी। और परदेश में उन्हें भी तो कोई जानकार चाहिए, सो मैं उनकी बहुत कुछ सहायता कर सकती हूँ। अब विजय लज्जित होकर आपत्ति जताता हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसा भी कहीं होता है? उनके साथ आदमी वगैरह सभी आएंगे, तुम्हें कुछ न करना होगा। पर भीतर के कमरे क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? उत्तर मिला, क्यों नहीं देख सकते, है तो यह आप ही का मकान, आइए। भीतर घुसकर विजय ने पल भर के लिए उसका सारा चेहरा देख लिया। माथे पर पल्ला है पर घूंघट नहीं, अधमैली मामूली धोती पहने है, गहना कुछ भी नहीं, केवल दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां पड़ी हैं, पुराने जमाने की। ओठ में से उसका अश्रु सिंचित स्वर विजय को अत्यंत मधुर हुआ था। उसने सोचा था शायद वह भी वैसी होगी, खासकर गरीब होने पर भी। वह बड़े घर की लड़की ठहरी, मगर देखने पर उसकी आशा के अनुरूप उसमें कुछ भी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मंजा हुआ सांवला, बल्कि जरा काले की तरफ झुका हुआ ही समझिए। साधारण गांव की लड़कियां दिखने में जैसी होती हैं वैसी ही है। शरीर कृश छरहरा लेकिन काफी गठा हुआ मालूम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि बैठे बैठे या सोए सोए उसके दिन नहीं बीते। केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी, उसके ललाट पर आश्चर्यजनक निर्दोष सुंदर गठन है। लड़की ने कहा, विनोद भैया, बाबू को तुम सब दिखा भला दो। मैं रसोई घर में हूँ, तुम साथ नहीं रहोगी? राधु दीदी, नहीं। ऊपर जाकर विजय ने घूम फिरकर सब देखा भाला। बहुत से कमरे हैं, पुराने जमाने का बहुत सा ऐसा बाब। अब भी हर कमरे में कुछ न कुछ पड़ा है, कुछ टूट फूट गया है और कुछ टूटने फूटने की राह देख रहा है। अब उसकी कीमत मामूली ही समझिए, मगर किसी दिन थी जरूर। बाहर के कमरों की तरह ये कमरे भी जीर्ण हैं, जैसे हड्डी पसली निकली जा रही हो। गरीबी की छाप चीजों पर गहराई के साथ पड़ी हुई है। विजय ने नीचे उतर आने पर अनुराधा रसोई घर के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। गरीब और बुरी हालत में होने पर भी वह भले घर की लड़की ठहरी, इसलिए विजय को अब तुम संबोधन करने में शर्म मालूम हुई। उसने कहा, आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती हैं? ठीक ठीक से अभी नहीं बता सकती, जितने दिन आप कृपा करके रहने दें। कुछ दिन रहने दे सकता हूँ, मगर ज्यादा दिन तो नहीं दे सकता। तब फिर आप कहाँ जाएंगी?
यही तो दिन रात सोचा करती हूँ। लोग कहते हैं कि आप गगन चटर्जी का पता जानती हैं। वे और क्या क्या कहते हैं? विजय इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, मैं नहीं जानती। यह तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। मगर जानूं भी तो क्या भाई को पकड़ा दूं? यही आपकी आज्ञा है। उसके स्वर में तिरस्कार का पुट था। विजय अत्यंत लज्जित हो गया। समझ गया कि अभिजात्य की छाप इसके मन से अभी तक मिटी नहीं है। बोला, नहीं, इस काम के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा। हो सका तो मैं खुद ही उसे खोज निकालूंगा। भागने नहीं दूंगा। मगर एक बात है, इतने दिनों से जो वह हमारा सत्यानाश कर रहा था, सो भी क्या आप कहना चाहती हैं कि आपको नहीं मालूम था? कोई जवाब नहीं आया। विजय कहने लगा, आखिर संसार में कृतज्ञता नाम की भी कोई चीज है। अपने भाई को क्या किसी दिन इस बात की सलाह आप न दे सकी? मेरे पिता बिल्कुल सीधे साधे आदमी हैं। आपके वंश से उन्हें काफी ममत्व है और विश्वास भी खूब था। इसीलिए गगन को उन्होंने सब कुछ सौंप रखा था। उसका क्या यही बदला है? लेकिन आप निश्चित समझ लीजिए कि मैं देश में रहता तो हरगिज ऐसा न होने देता। अनुराधा चुप ही रही। किसी भी बात का जवाब न पाकर विजय मन ही मन फिर गर्म हो उठा। उसके मन में जो भी कुछ थोड़ी करुणा उत्पन्न थी, सब उड़ गई। वह कठोर होकर कहने लगा, इस बात को सभी जानते हैं कि मैं कड़ा हूँ। फिजूल की दया माया मैं नहीं करता। कसूर करके मेरे हाथ से कोई बच नहीं सकता। भाई साहब से मुलाकात होने पर कम से कम आप इतना उनसे कह दीजिएगा। अनुराधा पूर्ववत मौन ही रही। विजय कहने लगा, आज से सारा मकान मेरे दखल में आ गया। बाहर के कमरे की सफाई हो जाने पर 2-3 दिन बाद यहीं चला आऊंगा। स्त्रियां उसके बाद आएंगी। आप नीचे के कमरे में रहिए जब तक कि आप और कहीं न जा सकें। मगर कोई चीज वस्तु हटाने की कोशिश न कीजिएगा। इतने में कुमार बोल उठा, पिताजी, प्यास लगी है, पानी पीऊंगा। यहाँ पानी कहाँ है? अनुराधा ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला लिया और रसोई के भीतर ले जाकर कहा, डाब, कच्चा नारियल है, पियोगे बेटा? हाँ, पीऊंगा। संतोष के काट देने पर उसने पेट भरकर उसका पानी पिया और कच्ची गरी निकालकर खाई। बाहर आकर बोला, पिताजी तुम पियोगे? बड़ा मीठा है। नहीं, पियो न पिताजी, बहुत है। अपने ही तो है सब। बात कोई नहीं थी, फिर भी इतने आदमियों के बीच लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनकर सहसा वह शर्मिंदा सा हो गया। बोला, नहीं नहीं पीऊंगा, तू इधर चल। बाबुओं के मकान का सदर अधिकार करके विजय जमकर बैठ गया। 2 कमरे उसने अपने लिए रखे और बाकी कमरों में कचहरी कर दी। विनोद घोष किसी जमाने में जमींदारी सरिश्ते में काम कर चुका था। उसी बूते पर वह नया गुमाश्ता नियुक्त हो गया। परंतु झंझट नहीं मिटी। इसका मुख्य कारण यह था कि गगन चटर्जी रुपए वसूल करके हाथ के हाथ रसीद देना अपमानकारक समझता था, क्योंकि उसमें अविश्वास की बू आती है। वह चटर्जी वंश के लिए गौरव की बात थी। इसलिए उसके अंतर्धान के बाद प्रजा आफत में फंस गई है। मौखिक सा मौखिक साक्षी और प्रमाण ले लेकर लोग रोज ही हाजिर हो रहे हैं। रोते झींकते हैं, किसने कितना दिया और किस पर कितना बाकी है। इसका निर्णय करना एक कष्ट साध्य और जटिल प्रश्न हो गया है। विजय जितनी जल्दी कलकत्ता लौटने की सोचकर आया था, उतनी जल्दी न जा सका। 1 दिन, 2 दिन करते करते 10-12 दिन बीत गए। इधर लड़के की हो गई है संतोष से मित्रता। उम्र में वह 2-3 साल छोटा है। सामाजिक और सांसारिक पार्थक्य भी बहुत बड़ा है। परंतु अन्य किसी साथी के अभाव में वह उसी के साथ हिल मिल गया है। उसी के साथ वह रहता है। घर के भीतर बाग बगीचे और नदी किनारे घूमा फिरा करता है। कच्चे आम और चिड़ियों के घोंसलों की खोज में संतोष की मौसी के पास ही अक्सर खा पी लिया करता है। संतोष की देखा देखी वह भी मौसी जी कहा करता है। विजय रुपए पैसे के हिसाब की झंझट में बाहर ही फंसा रहता है, जिससे हर वक्त वह लड़के की खोज खबर नहीं ले सकता। जब खबर लेने की फुर्सत मिलती है तो उसका पता नहीं लगता। सहसा कभी किसी दिन डांट फटकार लगाकर उसे पास बैठा भी रखता है, तो छुटकारा पाते ही वह दौड़कर मौसी जी की रसोई में जा घुसता है।
संतोष के साथ बैठकर दोपहर की भात खाता है और शाम को रोटी और गरी के लड्डू का बंटवारा कर लेता है। उस दिन शाम को लोग बाग कोई आए नहीं थे। विजय ने चाय पीकर चुरुट सुलगाते हुए सोचा, चले नदी किनारे घूम आए। अचानक याद आई, दिन भर से आज लड़का नहीं दिखाई दिया। पुराना नौकर खड़ा था, उससे पूछा, कुमार कहाँ है रे? उसने इशारे से दिखाते हुए कहा, भीतर। रोटी खाई थी आज? नहीं। जबरदस्ती पकड़कर खिला क्यों नहीं देता? या खाना जो नहीं चाहता मालिक गुस्सा होकर फेंक फाक कर चल देता है। कल से उसे मेरे साथ खाने बैठाना। यह कहकर न जाने क्या सोचकर वह टहलने जाने के बजाय सीधा भीतर चला गया। लंबे चौड़े आंगन के दूसरी तरफ से लड़के की आवाज सुनाई दी, मौसी जी, एक रोटी और 2 गरी के लड्डू जल्दी। जिसे आदेश दिया गया उसने कहा, उतर आओ न बेटा, तुम लोगों की तरह मैं क्या पेड़ पर चढ़ सकती हूँ? जवाब मिला, चढ़ सकोगी मौसी, जरा भी मुश्किल नहीं। उस मोटी डाल पर पैर रखकर इस छोटी डाल को पकड़कर चट से चढ़ आओगी। विजय पास जाकर खड़ा हो गया। रसोई घर के सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ है। उसी की 2 मोटी डालों पर कुमार और संतोष बैठे हैं। पैर लटकाकर तने से पीठ टेके दोनों खा रहे थे। विजय को देखते ही दोनों सिट पिटा गए। अनुराधा रसोई घर के किवाड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। विजय ने पूछा, यही क्या इन लोगों की खाने की जगह है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। विजय अंतराल वर्तिनी को लक्ष्य करके कहने लगा, आप पर दिखता हूं कि ये जोर जुल्म किया करता है। अब की बार अनुराधा ने मुक्त कंठ से जवाब दिया, हाँ। फिर भी तो आप सिर चढ़ाने में कसर नहीं रखती। क्यों सिर चढ़ा रही हैं? नहीं चढ़ाने से और भी ज्यादा उधम मचाएंगे, इस डर से। लेकिन सुना है कि घर पर तो ऐसा उधम नहीं करता। संभव है न करता हो। उसकी माँ नहीं है, दादी बीमार रहा करती है, आप कामकाज में बाहर फंसे रहते हैं, उधम मचाता किसके आगे? विजय को यह बात मालूम न हो सो नहीं, परंतु फिर भी लड़के की माँ नहीं है, यह बात दूसरे के मुंह से सुनकर उसे दुख हुआ। बोला, आप तो मालूम होता है बहुत कुछ जान गई हैं। किसने कहा आपसे? कुमार ने। अनुराधा ने धीरे से कहा, कहने लायक उम्र उसकी नहीं हुई, फिर भी उसके मुंह से ही सुना है। दोपहर को मैं इन लोगों को धूप में बाहर निकलने नहीं देती तो आंख बचाकर भाग जाते हैं। जिस दिन नहीं जा पाते उस दिन मेरे पास लौटकर घर की बातें किया करते हैं। विजय उसका चेहरा न देख सका, परंतु उस पहले दिन की तरह आज भी उसका कंठ स्वर उसे अत्यंत मधुर मालूम हुआ। इसी से कहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सुनने के लिए ही बोला, अब की बार घर जाकर उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधम मचाना एक तरह का नशा है। न मचा सकने से शरीर कसमसाता है, दूसरे वहां उसके नशे की खुराक कौन जुटाएगा? 2 ही दिन में भागना चाहेगा। अनुराधा ने आहिस्ता से कहा, नहीं नहीं, भूल जाएगा। कुमार, उतर आओ बेटा, रोटी ले जाओ। कुमार तश्तरी हाथ में लिए उतर आया और मौसी के हाथ से और भी कई रोटियां और गरी के लड्डू लेकर उससे सटकर खड़ा खड़ा खाने लगा, पेड़ पर नहीं चढ़ा। विजय ने देखा कि वे चीज धनी घर की अपेक्षा पद गौरव में चाहे जितनी भी तुच्छ क्यों न हो, पर वास्तविक सम्मान की दृष्टि से जरा भी तुच्छ नहीं। लड़का क्यों मौसी के रसोई घर के प्रति इतना आसक्त हो गया है? विजय उसका कारण समझ गया। वह सोचकर तो वह आया था कि कुमार की लुप्तता पर इन लोगों की तरफ से अकारण और अतिरिक्त खर्चा की बात कहकर प्रचलित श्रेष्ठ वाक्यों से पुत्र के लिए संकोच प्रकट करेगा और करने जा भी रहा था, पर बाधा आ पड़ी। कुमार ने कहा, मौसी जी, कल जैसी चंद्रपूली आज भी बनाने के लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाई तुमने? मौसी ने कहा, कसूर हो गया बेटा, जरा सी आंख चुक गई सो बिल्ली ने दूध उलट दिया, कल ऐसा न होगा। कौन सी बिल्ली ने, बताओ तो? सफेद ने? वही होगी शायद, कहकर अनुराधा उसके माथे के बिखरे हुए बालों में हाथ फेरने लगी। विजय ने कहा, ऊधम तो देखता हूँ क्रमशः जुल्म में परिणत हो रहा है। कुमार ने कहा, पीने का पानी कहाँ है? अरे भूल गई बेटा, लाए देती हूँ। तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। विजय ने कहा, आप पर फटकार पड़नी चाहिए, कदम कदम पर गलती होती है। हाँ, कहकर अनुराधा हंस दी। असावधानी के कारण यह हंसी विजय ने देख ली।
पुत्र के अवैध आचरण के लिए क्षमा मांगना न हो सका, इस डर से कि कहीं उसके भद्र वाक्य अभद्र व्यंग्य से न सुनाई दे, कहीं यह महिला ऐसा न समझ बैठे कि उसकी गरीबी और बुरे दिनों पर वह कटाक्ष किया जा रहा है। दूसरे दिन दोपहर को अनुराधा कुमार और संतोष को भात परोसकर तरकारी परोस रही थी। माथा खुला था, बदन का कपड़ा कहीं का कहीं जा रहा था। इतने में अचानक दरवाजे के पास किसी आदमी की परछाई आ पड़ी। अनुराधा ने मुंह उठाकर देखा तो छोटे बाबू हैं। एकाएक सकुचाकर उसने माथे पर कपड़ा खींच लिया और वह उठकर खड़ी हो गई। विजय ने कहा, एक बहुत जरूरी सलाह के लिए आपके पास आया हूँ। विनोद घोष इसी गांव का आदमी ठहरा। आप तो उसे जानती होंगी। कैसा आदमी है बता सकती हैं? उसे गणेशपुर का नया गुमाश्ता कायम किया है। पूरी तौर से उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? विनोद, एक सप्ताह से ज्यादा हो गया। यथासाध्य काम तो अच्छा ही कर रहा है, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की। सहसा घबराकर उसके चरित्र की खोज खबर लेने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? अनुराधा की कुछ समझ में न आया। उसने मृदु कंठ से पूछा, विनोद भैया कुछ कर बैठे हैं क्या? अभी तक कुछ किया तो नहीं, मगर सावधान होने की जरूरत तो है ही। मैं तो उन्हें अच्छा आदमी ही समझती आई हूँ। सचमुच समझती हैं या निंदा नहीं करना चाहिए इसलिए अच्छा कह रही हैं? मेरे भले बुरे कहने की क्या कोई कीमत है? है क्यों नहीं? वह तो आपको ही प्रामाणिक साक्षी मान बैठा है। अनुराधा ने जरा सोच विचार कर कहा, है तो वह अच्छे ही आदमी, फिर भी जरा निगाह रखिएगा। अपनी लापरवाही से अच्छे आदमी का भी बुरा हो जाना कोई असंभव बात नहीं है। विजय ने कहा, सच्ची बात तो यही है। कारण कसूर का कारण ढूंढा जाए तो अधिकांश मामलों में दंग रह जाना पड़ता है। फिर लड़के को लक्ष्य करके कहा, तेरी तकदीर अच्छी है जो अचानक एक मौसी मिल गई तुझे, नहीं तो इस जंगल में आधे दिन तुझे बगैर खाए ही बिताने पड़ते। अनुराधा ने धीरे से पूछा, आपको क्या यहाँ खाने पीने की तकलीफ हो रही है? विजय ने हंसकर कहा, नहीं तो ऐसे ही कहा है। हमेशा से परदेश में ही दिन बिताए हैं, खाने पीने की तकलीफ की कोई खास परवाह नहीं करता। कहकर वह चला गया। अनुराधा ने खिड़की की सेंध में से देखा कि अभी तक वह नहाया निपटा भी नहीं है। इस मकान में आने के बाद एक पुरानी आराम कुर्सी मिल गई थी। शाम को उसी के हथेलों पर दोनों पैर पसार कर विजय आंखें मीचे चुरुट पी रहा था। इतने में कान में भनक पड़ी, बाबू साहब। आंखें खोलकर देखा, पास ही एक वृद्ध सज्जन खड़े सम्मान के साथ उसे संबोधन कर रहे हैं। विजय उठकर बैठ गया। सज्जन की उम्र 60 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मजे का गोल मटोल ठिगना मजबूत समर्थ शरीर है। मूछें पककर सफेद हो गई हैं, मगर गंजी चांद के इधर उधर के बाल भोरे से काले हैं। सामने के दो चार दांतों के सिवा बाकी प्राय सभी बने हुए हैं। बदन पर टसर का कोट और कंधे पर चादर है। पाँव में चीनी दुकान के वार्निशदार जूते हैं और घड़ी की सोने की चेन के साथ सोने से मढ़ा हुआ बाघ का नाखून लटक रहा है। गांव में ये सज्जन बहुत धनधनाढ्य मालूम पड़ते हैं। पास ही एक टूटी चौकी पर चुरुट का सामान रखा था। उसे खिसकाकर विजय ने उन्हें बैठने को कहा। वृद्ध सज्जन ने बैठकर कहा, नमस्कार बाबू साहब। विजय ने कहा, नमस्कार। आगंतुक ने कहा, आप लोग गांव के जमींदार ठहरे। आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित लखपति आदमी हैं। नाम लेते सुप्रभात होता है। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। उस बेचारी पर दया न करने से बड़े संकट में पड़ जाएगी। बेचारी कौन? उस पर कितने रुपए निकलते हैं? सज्जन ने कहा, रुपए पैसे का मामला नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वह है स्वर्गीय अमर चटर्जी की कन्या। वे प्रातः स्मरणीय व्यक्ति थे। गगन चटर्जी की सौतेली बहन। यह उसका पैतृक मकान है। वह रहेगी नहीं, चली जाएगी। उसका इंतजाम हो गया है। मगर आप जो उसे गर्दन पकड़कर निकाल दे रहे हैं, सो क्या आपके लिए उचित है? इस अशिक्षित वृद्ध पर गुस्सा नहीं किया जा सकता। विजय इस बात को मन ही मन समझ गया, परंतु बात करने के ढंग से वह जल भुन गया। बोला, अपना उचित अनुचित मैं खुद समझ लूंगा, मगर आप कौन हैं जो उनकी तरफ से वकालत करने आए हैं? वृद्ध ने कहा, मेरा नाम है त्रिलोचन गंगोपाध्याय।
पास के गांव मस्जिदपुर में मकान है, सभी जानते हैं मुझे। आपके माँ बाप के आशीर्वाद से इधर ऐसा कोई आदमी मिलना मुश्किल है जिसे मेरे पास जाकर हाथ न पसारना पड़ता हो। आपको विश्वास न हो तो विनोद घोष से पूछ सकते हैं। विजय ने कहा, मुझे हाथ पसारने की जरूरत होगी तो महाशय जी का पता लगा लूंगा, मगर जिनकी आप वकालत करने आए हैं उनके आप लगते कौन हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? सज्जन मजाक की तौर पर जरा मुस्कुरा दिए, बोले, मेहमान, वैशाख के ये कुछ दिन बीतने पर ही मैं उससे ब्याह कर लूंगा। विजय चौंक पड़ा, बोला, आप विवाह करेंगे अनुराधा से? जी हाँ, मेरा यह पक्का इरादा है। जेठ के बाद फिर जल्दी कोई लगन नहीं, नहीं तो इसी महीने में यह शुभ कार्य संपन्न हो जाता। यह रहने देने की बात मुझे आपसे कहनी भी न पड़ती। कुछ दिन देर तक स्थिर रहकर विजय ने पूछा, इस ब्याह की अगुवाई किसने की? गगन चटर्जी ने। वृद्ध ने क्रुद्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, वह तो फरारी आसामी है महाशय, रियाया का सत्यानाश करके चंपत हो गया है। इतने दिनों से वही तो विघ्न डाल रहा था, नहीं तो अगहन में ही ब्याह हो जाता। कहता था हम लोग स्वभाव कुलीन ठहरे, कृष्ण की संतान, वंशज के घर बहन को नहीं ब्याएंगे। यह था उसका बोल। अब वह गरूर कहाँ गया? वंशज के घर ही तो आखिर गरजू बनकर आना पड़ा। आजकल के जमाने में कुल कौन खोजता फिरता है महाशय? रुपया ही कुल है, रुपया ही इज्जत, रुपया ही सब कुछ है। कहिए, ठीक है कि नहीं? विजय ने कहा, हाँ, सो तो ठीक है। अनुराधा ने मंजूर किया है। सज्जन ने दम्भ के साथ अपनी जांघ पर हाथ मारकर कहा, मंजूर? कहते क्या है महाशय? खुशामदें की जा रही हैं। शहर से आकर आपने जो एक घुड़की दी, बस फिर क्या था? आंखों तले अंधेरा दिखाई देने लगा। जाऊं तो जाऊं कहाँ? हो गया, नहीं तो मेरा तो इरादा ही बदल गया था। लड़कों की राय नहीं, बहुओं की राय नहीं, लड़कियां और दामाद भी सब विमुख हो गए थे। और मैंने भी सोचा कि जाने दो, गोली मारो, 2 बार तो गृहस्थी हो चुकी, अब रहने दो। पर जब राधा ने स्वयं आदमी को भेजकर मुझे बुलवाकर कहा कि गांगुली महाशय, चरणों में स्थान दीजिए, तुम्हारे घर आंगन बुहार कर खाऊंगी, सो भी अच्छा, तब क्या करता? मंजूर करना ही पड़ा। विजय अवाक हो रहा। वृद्ध महाशय कहने लगे, ब्याह इसी मकान में होना चाहिए। देखने में जरा भद्दा मालूम होगा, नहीं तो मेरे मकान में भी हो सकता था। गगन चटर्जी की कोई एक बुआ है, वे ही कन्यादान करेंगी। अब सिर्फ आप राजी हो जाएं तो सब काम ठीक हो जाए। विजय ने मुंह उठाकर कहा, राजी होकर मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? मैं मकान खाली करने की ताकीद न करूं, यही तो अच्छी बात है। ऐसा ही होगा। अब आप जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार महर्षि जी, नमस्कार। सो तो है ही, सो तो है ही। आपके पिता ठहरे लखपति, प्रातः स्मरणीय आदमी, नाम लेने से सुप्रभात होता है। सो होता है, आप अब पधारिए। तो जाता हूँ महर्षि जी, नमस्कार, कहकर त्रिलोचन बाबू चल दिए। वृद्ध महर्षि के चले जाने पर विजय चुपचाप बैठा हुआ अपने मन को समझा रहा था कि उसे इस मामले में सिर खपाने की क्या जरूरत है। वास्तव में इसके सिवा लड़की के लिए चारा ही क्या है? कोई ऐसी बात नहीं है जो संसार में पहले कभी हुई न हो। संसार में ऐसा तो होता रहता है, फिर उसके लिए दुश्चिंता किस बात की? सहसा विनोद घोष की बात उसे याद आ गई। उस दिन कह रहा था, अनुराधा अपने भैया के साथ इसी बात पर झगड़ने लगी थी कि कुल के गौरव से उसे क्या करना है। आसानी से खाने पहनने भर को मिल जाए, इतना ही काफी है। प्रतिवाद में गगन ने गुस्से में आकर कहा था, तू क्या माँ बाप का मान डुबोना चाहती है? अनुराधा ने जवाब दिया, तुम उनके वंशधर हो, नाम कायम रख सको तो रखना, मैं नहीं रख सकूंगी। इस बात की वेदना को विजय न समझ सका। खुद भी वह कौलीन्य सम्मान पर जरा भी विश्वास रखता हो सो बात नहीं, मगर फिर भी उसकी सहानुभूति जा पड़ी गगन पर, और अनुराधा के तीखे उत्तर की ज्यों त्यों अपने मन में आलोचना करने लगा, त्यों त्यों उसे वह लज्जाहीन, लोभी, हीन और तुच्छ मालूम होने लगी। इधर बाहर सहन में क्रमशः आदमियों की भीड़ जम रही थी। अब उनको लेकर उसे काम शुरू करना है, मगर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दरबान से कहकर उनको विदा कर दिया और बैठक में अकेला बैठा
न गया तो वह न जाने क्या सोचकर एक बारगी सीधा घर के भीतर पहुंच गया। रसोई घर के सामने खुले बरामदे में चटाई बिछाकर अनुराधा लेटी हुई है। उसके दोनों तरफ दोनों लड़के हैं, कुमार और संतोष। महाभारत की कहानी चल रही है। रात की रसोई का काम वह जल्दी जल्दी निपटाकर रोज शाम के बाद इसी तरह लड़कों के साथ लेटकर कहानियां सुनाया करती है। फिर कुमार को खिला पिलाकर उसे अपने बाप के पास भेज दिया करती है। चांदनी रात है। घन पल्लव आम्र वृक्ष के पत्तों की संधों में से चांदनी छन छन कर उनके शरीर पर, चेहरे पर पड़ रही है। पेड़ की छाया में किसी आदमी को इधर आते देखा तो अनुराधा ने चौंक कर पूछा, कौन? मैं हूँ विजय। तीनों जने भड़बड़ाकर उठ बैठे। संतोष छोटे बाबू से ज्यादा डरता है। पहले दिन की याद उसे अभी भूली नहीं है। वह ऊहा-पोह करके भाग गया। कुमार ने भी अपने मित्र का अनुसरण किया। विजय ने कहा, त्रिलोचन गांगुली को आप पहचानती हैं? आज वे मेरे पास आए थे। अनुराधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आपके पास? मगर आप तो उनके कर्जदार नहीं हैं। नहीं, मगर होता तो शायद आपको लाभ होता। मेरे एक दिन के अत्याचार का बदला आप और किसी दिन चुका सकती। अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, वे जता गए हैं कि आपके साथ उनका ब्याह होना तय हो गया है। यह क्या सच है? हाँ। आपने खुद उपयाचक बनकर उन्हें राजी किया? हाँ, यही बात है। अगर ऐसी ही है तो बड़ी शर्म की बात है। केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? यही बतलाने के लिए आया हूँ। त्रिलोचन कह गए हैं कि मेरी जाति से ही शायद आपने ऐसा प्रस्ताव किया है। कहते थे आपके लिए ठोर नहीं, और बहुत आरजू विनती करके आपने उन्हें राजी किया है। नहीं तो इस बुढ़ापे में उन्होंने ब्याह की इच्छा ही छोड़ दी थी। केवल आपके रोने धोने पर दया करके ही त्रिलोचन राजी हुए हैं। हाँ, यह सब सच है। विजय ने कहा, अपनी ज्यादती मैं वापस लेता हूँ और अपने आचरण के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, अब अपनी तरफ से आप प्रस्ताव को वापस ले लीजिए। नहीं, सो नहीं हो सकता। मैंने वचन दे दिया है। सब कोई सुन चुके हैं। लोग उनका मखौल उड़ाएंगे, और इसमें नहीं उड़ाएंगे बल्कि बहुत ज्यादा उड़ाएंगे। उनके बराबर के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होगा। उनकी घर गृहस्थी में उपद्रव उठ खड़ा होगा। खुद आपके लिए भी अशांति की हद न रहेगी। ये सब बातें आपने सोच विचार ली हैं? अनुराधा ने मुलायम स्वर में कहा, सोच ली हैं। मेरा विश्वास है कि यह सब कुछ नहीं होने का। सुनकर विजय दंग रह गया। बोला, वृद्ध हैं, कितने दिन जिएंगे? आप आशा करती हैं? अनुराधा ने कहा, पति की परमायु संसार में सभी स्त्रियां चाहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सुहाग लिए मैं ही पहले मर जाऊं। विजय को इस बात का जवाब ढूंढे न मिला। स्तब्ध होकर खड़ा रहा। कुछ क्षण इसी तरह निस्तब्धता में बीत जाने पर अनुराधा ने विनीत स्वर में कहा, यह सच है कि आपने मुझे चले जाने का हुक्म दे दिया है, मगर फिर किसी दिन इस बात का उल्लेख तक नहीं किया। दया के योग्य मैं नहीं हूँ, फिर भी आपने दया की है। मन ही मन मैं इसके लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, यह जता नहीं सकी हूँ। विजय की तरफ से कोई उत्तर न पाकर कहने लगी, भगवान जानते हैं, आपके विरुद्ध किसी के पास मैंने एक भी बात नहीं कही। कहने से मेरी तरफ से अन्याय होता, मेरा झूठा कहना होता। गांगुली महाशय ने अगर कुछ कहा हो तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं। फिर भी मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। विजय ने पूछा, आप लोगों का ब्याह है 13 जेठ को, तो करीब महीना भर बाकी है न? हाँ, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। शायद, शायद नहीं, कम से कम भरोसा तो वे ऐसा ही दे गए हैं। विजय बहुत देर तक चुप रहकर बोला, तो फिर मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन अपने भविष्य जीवन पर आपने जरा भी विचार नहीं किया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। अनुराधा ने कहा, एक बार नहीं, 100 बार विचार कर लिया है। यह मेरी दिन रात की चिंता है। आप मेरी शुभाकांक्षी हैं। आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की भाषा ढूंढे नहीं मिलती। लेकिन आप खुद ही तो एक बार मेरे विषय में सारी बातें सोच देखिए। पैसा नहीं, रूप नहीं, बिना अभिभावक की अकेली, गांव की अनाचार अत्याचारों से बचकर कहीं जाकर खड़े होने तक को ठोर नहीं। उम्र हो गई 23-24, उनके सिवा और कौन मुझे ब्याहना चाहेगा? आप ही बताइए।
तब फिर दाने दाने के लिए किसके सामने हाथ पसारती फिरूंगी। सुनकर आप भी क्या सोचेंगे मन में। ये सब बातें सच हैं। प्रतिवाद में कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2-3 मिनट निरुत्तर खड़े रहकर विजय ने गंभीर अनुताप के साथ कहा, ऐसे समय में क्या आपका मैं कोई भी उपकार नहीं कर सकता? कर सकता तो बहुत खुश होता। अनुराधा ने कहा, आपने मेरा बहुत उपकार किया है, जो कोई नहीं करता। आपके आश्रम में मैं निडर हूँ। दोनों बच्चे मेरे चांद सूरज हैं। यही मेरे लिए काफी है। आपसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि मन ही मन आप मुझे भैया के दोष की भागिनी न बनाए रखिएगा। मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया। मुझे मालूम हो गया है, आपको कहना न होगा। इतना कहकर विजय धीरे धीरे बाहर चला गया। कलकत्ता से कुछ साग सब्जी, फल फलारी और मिठाई वगैरह आई थी। विजय ने नौकर से रसोई घर के सामने टोकरी उतरवा कर कहा, भीतर होंगी जरूर। विजय ने कहा, आपको पुकारना भी मुश्किल है। हमारे समाज में होती तो मिस चटर्जी या मिस अनुराधा कहकर आसानी से पुकारा जा सकता था, पर यहाँ तो वह बात बिल्कुल चल ही नहीं सकती। आपके लड़कों में से कोई होता तो उनमें से किसी को अपनी मौसी को बुला दे कहकर काम निकाल लिया जा सकता था, पर इस वक्त वे भी फरार हैं। क्या कहकर बुलाऊं, बताइए। अनुराधा दरवाजे के पास जाकर बोली, आप मालिक ठहरे, मुझे राधा कहकर पुकारा कीजिए। विजय ने कहा, बुलाने में कोई आपत्ति नहीं, पर मालिकाना हक के जोर से नहीं। मालिकाना हक था गगन चटर्जी पर, मगर वह तो चंपत हो गया। आप क्यों मालिक मानने लगी? आपको किस बात की गरज है? भीतर से सुनाई दिया, ऐसी बात न कहिए, आप हैं तो मालिक ही। विजय ने कहा, उसका दावा मैं नहीं करता, पर उम्र का दावा जरूर रखता हूँ। मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। नाम लेकर पुकारा करूं तो आप नाराज न होइएगा। नहीं, विजय ने इस बात पर लक्ष्य किया है कि घनिष्ठता करने का आग्रह स्वयं उसकी तरफ से कितना ही प्रबल क्यों न हो, पर दूसरे पक्ष की तरफ से जरा भी नहीं। वह किसी भी तरह सामने नहीं आना चाहती और बराबर संक्षेप और सम्मान के साथ ही ओट में छिपे छिपे उत्तर दिया करती है। विजय ने कहा, घर से कुछ साग सब्जी, फल मिठाई वगैरह आई है, इस टोकरी से उठाकर रख दीजिए। लड़कों को दे दीजिएगा। छोड़ जाइए। जरूरत के माफिक रखकर आपके यहाँ बाहर भिजवा दूंगी। नहीं, सो मत कीजिएगा। मेरा रसोईया ठीक से रसोई बनाना नहीं जानता। दोपहर से देख रहा हूँ कि चादर तान के पड़ा हुआ है। मालूम नहीं कहीं आपके देश के मलेरिया ने धर लिया हो। बीमार पड़ गया तो परेशान कर डालेगा। पर मलेरिया तो हमारे यहाँ नहीं है। वह अगर न उठा तो आपकी रसोई कौन बनाएगा? विजय ने कहा, इस छाक की तो कोई बात नहीं। कल सवेरे विचार किया जाएगा और कुकर के साथ मैं है ही। कुछ नहीं हुआ तो अंत में नौकर से ही उसमें कुछ बनवा लूंगा। लेकिन उसमें तकलीफ तो होगी ही। नहीं, मुझे तो आदत पड़ी है। हाँ, लड़के को तकलीफ पाते देखता तो जरूर कष्ट होता। सो उसका भार आपने ले रखा है। क्या बना रही है इस छाक? टोकरी खोल के देखिए न, शायद कोई चीज काम आ जाए। काम तो आएगी ही, पर इस छाक मुझे रसोई बनानी नहीं है। नहीं बनानी? क्यों? कुमार की देह कुछ गर्म सी मालूम होती है। रसोई बनाने से वह खाने के लिए मचलेगा। उस छाक का जो कुछ बचा है उसमें संतोष का काम चल जाएगा। देह गर्म हो रही है उसकी? कहाँ है वह? मेरे बिछोने पर पड़ा संतोष के साथ गपशप कर रहा है। आज कह रहा था बाहर नहीं जाएगा, मेरे ही पास सोएगा। विजय ने कहा, सो सोया रहे, लेकिन ज्यादा लाड़ दुलार पाने से फिर वह मौसी को छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा। तब फिर एक नई परेशानी उठानी पड़ेगी। नहीं उठानी पड़ेगी। कुमार कहना न मानने वाला लड़का नहीं है। विजय ने कहा, क्या होने से कहना न मानने वाला होता है? सो आप जाने, पर मैंने तो सुना है कि आपको वह कम परेशान नहीं करता। अनुराधा कुछ देर चुप रहकर बोली, परेशान करता है तो सिर्फ मुझे ही तो करता है और किसी को नहीं करता। विजय ने कहा, सो मैं जानता हूँ, लेकिन मौसी ने मान लो कि सह लिया, पर ताई जी उसकी नहीं सहने की। और अगर किसी दिन विमाता आ गई तो जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदत बिगड़ जाने से खुद उसी के लिए विपद होगी। लड़के के लिए विपद हो ऐसी विमाता आप घर में लाए ही क्यों? न सही। विजय ने कहा, लानी नहीं पड़ती। लड़के की तकदीर फूटने पर विमाता अपने आप घर में आ जाती है। तब उस खराबी को रोकने के लिए मौसी की शरण लेनी पड़ती है।
और हाँ, अगर वे राजी हों। अनुराधा ने कहा, जिसकी माँ नहीं है, मौसी उसे छोड़ नहीं सकती। कितने भी दुखों में क्यों न हो, उसे पाल पोस कर बड़ा करती ही है। बात को सुने रखता हूँ, कहकर विजय चला जा रहा था। फिर लौटकर बोला, अगर अविनय को माफ करें तो एक बात पूछूं? पूछिए। कुमार की चिंता पीछे की जाएगी, कारण उसका बाप जिंदा है। आप उसे जितना निष्ठुर समझती हैं, उतना वह नहीं है। पर संतोष, उसके बाप माँ ही जाते रहे हैं। नए मौसा त्रिलोचन के घर अगर उसके लिए ठौर न हो तो क्या करेंगी? इस बात पर विचार किया है? अनुराधा ने कहा, मौसी के लिए स्थान होगा, भांजे के लिए नहीं होगा। होना तो चाहिए, लेकिन जितना मैं उन्हें देख सका हूँ, उससे तो ज्यादा भरोसा नहीं होता। इस बात का जवाब अनुराधा उसी वक्त न दे सकी। सोचने में जरा समय लगा। फिर शांत और दृढ़ कंठ से कहने लगी, तब पेड़ के नीचे दोनों के लिए स्थान होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। विजय ने कहा, बात तो मौसी के लायक है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर यह संभव नहीं। तब उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। वह कुमार का साथी है। कुमार अगर आदमी बन सका तो वह भी बन जाएगा। भीतर से फिर कोई जवाब नहीं आया। विजय कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बाहर चला गया। 2-3 घंटे बाद संतोष आकर दरवाजे के बाहर से बोला, मौसी जी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। मुझे? विजय ने पूछा। हाँ, कहकर चला गया। अनुराधा के रसोई घर में आसन बिछा हुआ था। विजय आसन पर बैठकर बोला, रात आसानी से कट जाती, क्यों आपने इतनी तकलीफ उठाई? अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रही। परोसी हुई चीजों में कोई अधिक नहीं थी, पर जतन से बनाए और परोसे जाने पर परिचय हर चीज में झलक रहा था। कैसे सुंदर ढंग से वे चीजें सजी हुई थी। खाते खाते विजय ने पूछा, कुमार ने क्या खाया? सागू पीकर सो गया है, लड़ा नहीं आज। अनुराधा हंस दी, बोली, मेरे पास सोएगा, इसलिए आज वह बिल्कुल शांत है, कतई नहीं लड़ा। विजय ने कहा, उसके कारण आपकी झंझटें बढ़ गई हैं, पर इसमें मेरा दोष नहीं। वह खुद कैसे आपकी गृहस्थी में आकर चुपचाप शामिल हो गया, यही मैं सोचता हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ। मालूम होता है उसके चले जाने पर आपको कष्ट होगा। अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, उसे घर ले जाने के पहले लेकिन आपको एक वचन दे जाना होगा। आपको इस बात की निगरानी रखनी होगी कि उसे किसी बात की तकलीफ न होने पाए। मगर मैं तो बाहर रहूंगा, कामकाज के झंझटों में अपने वचन की रक्षा कर सकूंगा, इस बात का भरोसा नहीं होता। तो फिर आप उसे मेरे पास छोड़ जाना होगा। आप गलती कर रही हैं, यह और भी असंभव है। इतना कहकर विजय हंसता हुआ खाने में लग गया। खाते खाते बीच में बोल उठा, भाभी वगैरह के आने की क्या बात थी? शायद वे अब आएंगी नहीं। क्यों? जिस धुन में कहा था, वह धुन शायद जाती रही होगी। शहर के लोग गांव की तरफ जल्दी कदम नहीं बढ़ाना चाहते। एक हिसाब से अच्छा ही हुआ, अकेला मैं ही आपको असुविधा पहुंचा रहा हूँ। उन लोगों के आने से और भी दिक्कत होती। अनुराधा ने इस बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, आपका यह कहना अन्याय है। घर मेरा नहीं, आपका है। फिर भी मैं ही सारी जगह घेरे बैठी रहूं और उनके आने पर नाराज हूं, इससे ज्यादा अन्याय और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे बारे में ऐसी बात सोचकर मेरे प्रति सचमुच ही आप अन्याय कर रहे हैं। जितनी दया आपने मुझ पर की है, मेरी तरफ से उसका क्या यही प्रतिदान है? इतनी बातें इस ढंग से उसने कभी नहीं कही। जवाब सुनकर विजय दंग रह गया। गांव की इस लड़की को उसने जितना अशिक्षित समझ रखा था, उतनी वह नहीं है। थोड़ी देर स्थिर रहकर उसने अपना कसूर मंजूर करते हुए कहा, वास्तव में मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ। जिनके विषय में यह बात ठीक हो सकती है, उनसे आप ज्यादा बड़ी हैं। मगर 2-3 दिन बाद ही मैं घर चला जाऊंगा। यहाँ आकर शुरू शुरू में आपके साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन वह बिना पहचाने हुआ है। सचमुच संसार में ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जाने के पहले मैं गहरी लज्जा के साथ क्षमा मांगता हूँ। अनुराधा ने मृदु कंठ से कहा, क्षमा आपको नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती? क्यों? अब तक जितना आपने अत्याचार किया है, उसकी क्षमा नहीं, कहकर हंस दी। प्रदीप के अल्प प्रकाश में उसके हंसी भरे चेहरे पर विजय की नजर पड़ गई और क्षण भर के लिए एक अज्ञात विस्मय से उसका सारा हृदय हिलकर तुरंत स्थिर हो गया। क्षण भर चुप रहकर बोला, यही अच्छा है,
मुझे क्षमा करने की जरूरत नहीं। अपराधी के रूप में ही मैं हमेशा याद आता रहूं। दोनों चुप रहे। 2-3 मिनट तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। निस्तब्धता भंग की अनुराधा ने। उसने पूछा, आप फिर कब तक आएंगे? बीच बीच में आना तो होगा ही, क्योंकि आपसे भेंट न होगी। दूसरे पक्ष से प्रतिवाद नहीं किया गया। समझ में आ गया कि बात सच है। खा चुकने के बाद विजय के बाहर जाते समय अनुराधा ने कहा, टोकरी में बहुत तरह की तरकारियां हैं, पर अब न भेजूंगी। कल सवेरे भी आप यहाँ भोजन कीजिएगा। तथास्तु। मगर समझ तो गई होंगी शायद कि औरों की अपेक्षा मेरी भूख ज्यादा है। नहीं तो प्रस्ताव पेश करता कि सिर्फ सवेरे ही नहीं, निमंत्रण की दिया और भी बढ़ा दीजिए। जितने दिन मैं यहाँ रहूं और जिससे आपके हाथ की ही खाकर घर चला जा सकूं। उत्तर मिला, यह मेरा सौभाग्य है। दूसरे दिन सवेरे ही अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ अनुराधा के रसोई घर के बरामदे में आ पहुंचे। उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाकर रख दिए। इसके बाद 3 दिन के बदले 5 दिन बीत गए। कुमार बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इन कई दिनों में विजय ने शौक के साथ लक्ष्य किया कि आतिथ्य की त्रुटि कहीं भी नहीं, पर परिचय की दूरी वैसे ही अविचलित बनी रही है। किसी भी बहाने वह तिल भर भी निकटवर्ती नहीं हुई। बरामदे में भोजन के लिए जगह करके अनुराधा भीतर ही से ढंग के साथ थाली लगा देती है और संतोष परोसता है। कुमार आकर कहता, पिताजी, मौसी जी कहती है कि मछली की तरकारी इतनी छोड़ देने से काम न चलेगा और जरा खानी होगी। विजय कहता, अपनी मौसी जी से कह दे कि पिताजी को राक्षस समझना ठीक नहीं। कुमार लौटकर कहता, मछली की तरकारी रहने दो, शायद अच्छी न हुई होगी, लेकिन कल की तरह कटोरे में दूध पड़ा रहने से उन्हें दुख होगा। विजय ने सुनाकर कहा, तेरी मौसी जी अगर कल से नांद के बदले कटोरे में दूध दिया करें तो न पड़ा रहेगा। इसी तरह से 5 दिन बीत गए। स्त्रियों के आदर जतन का चित्र विजय के मन में हमेशा से ही अस्पष्ट था। अपनी माँ को वह बचपन से ही अस्वस्थ और अपटु देखता आया है। गृहिणीपन का कोई भी कर्तव्य वे पूरी तौर से नहीं कर पाती थी। उसकी अपनी स्त्री भी सिर्फ 2-2.5 साल जीवित रही, तब वह पढ़ता था। उसके बाद फिर उसका लंबा समय सुदूर प्रवास में ही बीता। उस दिशा के अपने अनुभवों की भली बुरी बहुत सी स्मृतियां कभी कभी उसे याद आ जाती हैं, परंतु वे सब मानो पुस्तक में पढ़ी हुई कल्पित कहानियों की तरह अवास्तव मालूम होती हैं। जीवन की वास्तविक आवश्यकताएं पूर्ण रूप से संबंध विहीन रही और है उसकी भाभी प्रभामयी। सो जिस परिवार में भाभी का प्राधान्य है, भले बुरे की आलोचना हुआ करती है, वह परिवार उसे अपना नहीं मालूम होता। माँ को उसने बहुत बार रोते देखा है, पिता को नाराज और उदास रहते देखा है, पर अब इन सब बातों को उसने खुद ही असंगत और अनधिकार चर्चा समझा है। ताई अपने देवर पुत्रों की खबर न ले या बहू अपने सास ससुर की सेवा न करे तो बड़ा भारी अपराध है, ऐसी धारणा भी उसकी नहीं थी। और स्वयं अपनी स्त्री को भी कभी ऐसा आचरण करते देखता तो वह मर्माहत होता। सो बात भी नहीं, परंतु आज उसकी इतने दिनों की धारणा को इन अंतिम 5 दिनों ने मानो धक्के देकर शिथिल कर दिया। आज शाम की गाड़ी से उसके कलकत्ता रवाना होने की बात थी। नौकर चाकर चीज वस्तु बांधकर तैयारी कर रहे थे। कुछ ही घंटों की देर थी। इतने में संतोष ने आकर ओट में से कहा, मौसी जी भोजन के लिए बुला रही हैं। इस वक्त? हाँ, कहकर संतोष वहां से खिसक लिया। विजय ने भीतर जाकर देखा कि बरामदे में बाकायदा आसन बिछाकर भोजन के लिए स्थान कर दिया गया है। मौसी का गला पकड़कर कुमार झूल रहा था। उसके हाथ से अपने को छुड़ाकर अनुराधा रसोई घर में घुस गई। आसन पर बैठकर विजय ने कहा, इस वक्त यह क्या? भीतर से अनुराधा ने कहा, जरा खिचड़ी बना रखी है, खाते जाइए। जवाब देते समय विजय को अपना गला जरा साफ कर लेना पड़ा। बोला, बेवक्त आपने क्यों तकलीफ की? इसकी अपेक्षा 4-6 पूड़ियां ही उतार देती तो काम चल जाता। अनुराधा ने कहा, पूड़ी तो आप खाते नहीं, घर पहुंचते पहुंचते रात के 2-3 बज जाएंगे। बगैर खाए उपास से जाते तो क्या मुझे कम तकलीफ होती? बराबर ख्याल आता रहता
कि लड़का गाड़ी में बिना खाए पिए यूं ही सो गया होगा। विजय चुपचाप खाता रहा, फिर बोला, विनोद को कह दिया है, वह आपकी देखरेख करता रहेगा। जितने दिन आप इस मकान में हैं, आपको किसी तरह की तकलीफ न होगी। फिर कुछ देर चुप रहकर कहने लगा, और एक बात आपसे कहे जाता हूँ, अगर कभी भेंट हो तो गगन से कह दीजिए कि मैंने उसे माफ कर दिया है, पर इस गांव में अब वह न आए, आने से माफ न करूंगा। कभी भेंट हुई तो उनसे कह दूंगी। इतना कहकर अनुराधा चुप हो गई। फिर क्षण भर बाद बोली, मुश्किल है कुमार को लेकर, आज वह किसी तरह जाने को राजी नहीं होता, और जाना क्यों नहीं चाहता सो भी नहीं बताता। विजय ने कहा, इसलिए नहीं बताता कि वह खुद नहीं जानता, और मन ही मन यह भी समझता है कि वहां जाने से उसे तकलीफ होगी। तकलीफ क्यों होगी? उस घर का यही नियम है, पर हो तकलीफ, आखिर इतना बड़ा हुआ तो वही है। उसे ले जाने की जरूरत नहीं, यही रहने दीजिए मेरे पास। विजय ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने रह सकता है, उससे ज्यादा तो रह नहीं सकता। इससे लाभ क्या? दोनों ही मौन रहे। अनुराधा ने कहा, इसकी जो विमाता आएगी, सुना है कि वे शिक्षित हैं। हाँ, वे बीए पास हैं, पर बीए तो उसकी ताई ने भी पास किया है। जरूर किया है, मगर बीए पास करने वाली किताबों में देवर पुत्र को लाड प्यार से रखने की बात नहीं लिखी। इस विषय की परीक्षा उन्हें नहीं देनी पड़ी। और बीमार सास ससुर की, क्या यह बात भी किताब में नहीं लिखी रहती? नहीं, यह प्रस्ताव और ज्यादा हास्यकर है। हास्यकर न हो ऐसी भी कोई बात है। जरा भी किसी तरह की शिकायत न करना ही हमारे समाज का सुभद्र विधान है। अनुराधा क्षण भर मौन रहकर बोली, यह विधान आप ही लोगों में रहे, पर जो विधान सबके लिए एक सा है, वह यह है कि लड़के से बढ़कर बीए पास नहीं है। ऐसी बहू को घर लाना अनुचित है, लेकिन लाना तो किसी न किसी को पड़ेगा ही। हम लोग जिस समाज की आबो हवा में रह रहे हैं, वहाँ बीए पास बगैर इज्जत नहीं बचती, मन भी नहीं मानता, और शायद घर गृहस्थी भी नहीं चलती। माँ बाप मरे भांजे के लिए पेड़ के नीचे रहना मंजूर करने वाली बहू के साथ हम वनवास कर सकते हैं, पर समाज में नहीं रह सकते। अनुराधा का स्वर क्षण भर के लिए तीखा हो उठा। बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसे किसी निर्दय विमाता के हाथ नहीं सौंप सकते। विजय ने कहा, सो कोई डर नहीं, कारण सौंप देने पर भी कुमार हाथ से फिसलकर नीचे आ गिरेगा, पर इसके माने यह नहीं है कि वे निर्दयी हैं। अपनी भावी पत्नी की तरफ से मैं आपकी बात का तीव्र प्रतिवाद करता हूँ। मार्जित रुचि सम्मत उदास अवहेलना से उनमें मुरझाई हुई आत्मीयता की बर्बरता नाम मात्र को भी नहीं। यह दोष आप उन्हें न दीजिए। अनुराधा हंसकर बोली, प्रतिवाद आप जितना चाहें, पर मुझे मुरझाई हुई आत्मीयता के माने तो जरा समझा दीजिए। विजय ने कहा, यह हम लोगों के बड़े सर्किल का पारिवारिक बंधन है। उसका कोड ही अलग है, और चेहरा भी स्वतंत्र है। उसकी जड़ें रस नहीं खींचती, पत्तों का रंग हरा भी नहीं होने पाता कि पीला होने लगता है। आप गांव के गृहस्थ घर की लड़की हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़कर पास नहीं हुई, पार्टी या पिकनिक में शरीक नहीं हुई, लिहाजा इसका निगूढ़ अर्थ आपको मैं समझा नहीं सकता। सिर्फ इतना सा आभास दे सकता हूँ कि कुमार की विमाता आकर उसे जहर पिलाने की भी तैयारी न करेगी, और न चाबुक हाथ में लेकर उसके पीछे ही पड़ जाएगी, क्योंकि वह मार्जित रुचि विरुद्ध आचरण है। इसलिए इस बारे में आप निश्चिंत हो सकती हैं। अनुराधा ने कहा, मैं उनकी बात छोड़ देती हूँ, पर आप वचन दीजिए कि खुद भी देखभाल करेंगे। मेरी सिर्फ इतनी ही विनती है। विजय ने कहा, वचन देने को तो जी चाहता है, पर मेरा स्वभाव और तरह का है, आदत भी दुनिया से अलग है। आपके आग्रह की याद करके बीच बीच में देखने भालने की कोशिश करता रहूंगा, मगर जितना आप चाहती हैं उतना हो सकेगा ऐसा तो नहीं मालूम होता। अच्छा, अब मैं भोजन कर चुका, जाता हूँ, चलने की तैयारी करनी है। इतना कहकर वह उठ बैठा। बोला, कुमार आप ही के पास रहेगा। घर छोड़ने का दिन आ जाए तो उसे विनोद के साथ कलकत्ता भेज देना। जरूरत महसूस करें तो उसके साथ संतोष को भी बिना किसी संकोच के भेज दें।
शुरू शुरू में आपके साथ जैसा सलूक किया है, ठीक वैसी ही मेरी प्रकृति नहीं है। चलते वक्त आपको भरोसा दिए जाता हूँ कि मेरे घर कुमार से ज्यादा अनादर संतोष का नहीं होगा। मकान के सामने घोड़ा गाड़ी खड़ी है, चीज वस्तु लादी जा चुकी है। विजय गाड़ी पर चढ़ना ही चाहता था कि कुमार ने कहा, पिताजी, मौसी जी बुला रही हैं। अनुराधा सदर दरवाजे के पास खड़ी थी। बोली, प्रणाम करने के लिए बुलवा लिया, फिर कब कर सकूंगी मालूम नहीं, कहकर उसने गले में आंचल डालकर दूर से प्रणाम किया। फिर उठकर खड़ी हो गई और कुमार को अपनी गोद के पास खींचकर बोली, दादी जी से कह दीजिए कि सोच फिकर न करे, जितने दिन भी मेरे पास रहेगा किसी तरह का अनादर न होगा। विजय ने हंसकर कहा, विश्वास होना मुश्किल है। मुश्किल किसके लिए, क्या आपके लिए भी, कहकर वह हंस पड़ी और दोनों आंखें चार हो गई। विजय ने स्पष्ट देख लिया कि उसके पलक भीगे हुए हैं। मुंह झुकाकर उसने कहा, किंतु कुमार को ले जाकर तकलीफ न दीजिए। फिर कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसी से बराबर कह रही हूँ। आपके घर की बात याद आते ही उसे भेजने को जी नहीं चाहता, तो मत भेजिए। उत्तर में वह एक सांस दबाकर चुप रह गई। विजय ने कहा, जाने के पहले आपको अपने वादे की बात फिर एक बार याद दिला जाऊं। आपने वचन दिया है कि कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे चिट्ठी लिखेंगी। मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि गांगुली महाशय से मुझे भिखारिन की तरह ही मांगना होगा, मन के संपूर्ण धिक्कार को तिलांजलि देकर ही मांगना होगा, पर आपके पास वह बात नहीं। जो चाहूंगी बिना किसी संकोच के आसानी से मांग लूंगी। पर याद रहे, कहकर विजय जाना ही चाहता था कि अनुराधा ने कहा, तो आप भी एक वचन देते जाइए, कहिए कि जरूरत पड़ने पर मुझे भी जताएंगे। जताने के लायक मुझे क्या जरूरत पड़ेगी अनुराधा, सो कैसे बताऊं, मेरे पास और कुछ नहीं है, पर जरूरत आप पड़ने पर हृदय से सेवा तो कर सकती हूँ। आपके वो करने देंगे, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कुमार नहीं आया सुनकर विजय की मां मारे आतंक के सिर उठी। ये कैसी बात है रे, जिसके साथ लड़ाई है उसी के पास लड़के को छोड़ आया। विजय ने कहा, जिसके साथ लड़ाई थी वह पाताल में जाकर छिप गया है माँ, किसकी मजाल की उसे ढूंढ निकाले। तुम्हारा पोता अपनी मौसी के पास है, कुछ दिन बाद आ जाएगा। अचानक उसकी मौसी कहाँ से आ गई? विजय ने कहा, भगवान के बनाए हुए संसार में अचानक कौन कहाँ से आ पहुंचता है, माँ कोई बता नहीं सकता। जो तुम्हारे रुपए पैसे लेकर डुबकी लगा गया है, यह उसी गगन चटर्जी की छोटी बहन है। पर तुम्हारे पोते ने सब गड़बड़ कर दिया। उसने उसका ऐसा दामन पकड़ा कि दोनों को एक साथ बगैर निकाले उसे निकाला ही नहीं जा सकता था। माँ ने अंदाजे से बात को समझकर पूछा, कुमार मालूम होता है उसके बस में हो गया है। उस लड़की ने उसे खूब लाड प्यार किया होगा शायद। बेचारे को लाड प्यार तो मिला नहीं कभी, कहकर उन्होंने अपनी अस्वस्थता की याद करके एक गहरी सांस ली। विजय ने कहा, मैं तो बाहर रहता था, घर के भीतर कौन किसे लाड प्यार कर रहा है मैंने आंखों से देखा नहीं, पर जब चलने लगा तो देखा कि कुमार अपनी मौसी को छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता। माँ का संदेह इतने पर भी न मिटा, कहने लगी, गांव की लड़कियां बहुत तरह की बातें जानती हैं, साथ न लाकर तूने अच्छा नहीं किया। विजय ने कहा, तुम खुद गांव की लड़की होकर गांव के विरुद्ध शिकायत कर रही हो माँ। अंत में तुम्हारा विश्वास शहर की लड़कियों पर ही हो गया क्या? शहर की लड़कियां, उनके चरणों में लाखों प्रणाम, यह कहकर माँ ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। विजय हंस दिया। माँ ने कहा, हंसता क्या है रे, मेरा दुख सिर्फ मैं ही जानती हूँ और जानते हैं वे। कहते कहते उनकी आंखें डबडबा आई। बोली, हम लोग जहाँ की हैं वे गांव क्या आप रहे हैं बेटा, जमाना बिल्कुल ही बदल गया है। विजय ने कहा, बहुत बदल गया है, पर जब तक तुम लोग जीती हो तब तक शायद तुम ही लोगों के पुण्य से वे बने रहेंगे। माँ, बिल्कुल लोप नहीं होगा उनका। उसी की थोड़ी सी झांकी अब की देख आया हूँ, पर तुम्हें तो वह चीज दिखाना मुश्किल है, यही दुख रह गया मन में। इतना कहकर वह ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम के तकाजे से ही
उसे यहाँ चला आना पड़ा है। शाम को ऑफिस से लौटकर विजय भैया भाभी के साथ भेंट करने गया। जाकर देखा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कांड चल रहा है। श्रृंगार की चीज वस्तु इधर उधर बिखरी पड़ी है। भैया आराम कुर्सी के हत्थे पर बैठे जोर जोर से कह रहे हैं, हरगिज नहीं, जाना हो अकेली चली जाओ, ऐसी रिश्तेदारी पर मैं, इत्यादि। अकस्मात विजय को देखते ही प्रभा एक साथ जोर से रो पड़ी। बोली, अच्छा लालजी, तुम्हें बताओ, उन लोगों ने अगर सितांशु के साथ अनीता का ब्याह पक्का कर दिया तो इसमें मेरा क्या दोष? आज उसकी सगाई पक्की होगी और ये कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। इसके माने तो यही हुए कि मुझे भी नहीं जाने देंगे। भैया गरज उठे, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं था हम लोगों के साथ ऐसी जालसाजी करने की? क्या जरूरत थी इतने दिनों तक? माजरा क्या है? सहसा समझ न सकने से विजय हतबुद्धि सा हो गया, पर समझने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। उसने कहा, ठहरो ठहरो, क्या हुआ बताओ भी तो। अनीता के साथ सितांशु घोषाल का ब्याह होना तय हो गया है। यही तो, आज ही सगाई पक्की होगी। भैया ने हुंकार के साथ कहा, और ये कहना चाहती है कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। प्रभा रोती हुई बोली, भला मैं क्या कर सकती हूँ लाला जी? भैया मौजूद हैं, माँ है, लड़की खुद सयानी हो चुकी है। अगर वे अपना वचन भंग कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष? भैया ने कहा, दोष यही कि वे धोखेबाज हैं, पाखंडी हैं और झूठे हैं। एक तरफ जबान देकर दूसरी तरफ छिपे छिपे जाल फैलाए हुए बैठे थे। अब लोग हंसेंगे और कानाफूसी करेंगे, मैं क्लब में मारे शर्म की मुंह नहीं दिखा सकूंगा। प्रभा उसी तरह रुआंसे स्वर में कहने लगी, ऐसा क्या कहीं होता नहीं? इसमें तुम्हारे शर्माने की कौन सी बात है? मेरे शर्माने की वजह यह है कि वह तुम्हारी बहन है। दूसरे मेरी ससुराल के सब धोखेबाज हैं, इसलिए उसमें तुम्हारा भी एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए अब तो भैया के चेहरे की तरफ देखकर विजय हंस पड़ा, परंतु उसी वक्त उसने झुककर प्रभा के पैरों की धूल माथे से लगाकर प्रसन्न मुख से कहा, भाभी, भैया चाहे जितना भी क्यों न गरजें, मैं गुस्सा या अफसोस तो करूंगा ही नहीं, बल्कि सचमुच ही अगर उसमें तुम्हारा हिस्सा हो तो मैं तुम्हारा चिर कृतज्ञ रहूंगा। फिर भैया की तरफ मुड़कर कहा, भैया तुम्हारा गुस्सा होना सचमुच बड़ा अन्याय है। इस मामले में जबान देना कोई अर्थ नहीं रखता अगर उसे बदलने का मौका मिले। ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। सितांशु विलायत से आईसीएस होकर लौटा है, उच्च श्रेणी का आदमी ठहरा। अनीता देखने में सुंदर है, बीए पास है, और मैं यहाँ भी पास नहीं कर सका। विलायत में भी 7-8 साल बिताकर एक डिग्री हासिल नहीं कर सका, और अब लकड़ी की दुकान पर लकड़ी बेचकर गुजर करता हूँ। न तो पद गौरव है, न कोई किताब है। इसमें अनीता ने कोई अन्याय नहीं किया भैया। भैया ने गुस्से के साथ कहा, 1000 बार अन्याय किया है। तू क्या कहना चाहता है कि तुझे जरा भी दुख नहीं हुआ? विजय ने कहा, भैया तुम बड़े हो, पूज्य हो, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे पैर छूकर कहता हूँ, मुझे जरा भी दुख नहीं। अपने पुण्य से तो नहीं, किसके पुण्य से बचा सो भी नहीं मालूम, पर जान पड़ता है कि मैं बच गया। भाभी चलो, मैं ले चलता हूँ। भैया चाहे तो नाराज होकर घर में बैठे रहें, मगर हम तुम चलो चलें तुम्हारी बहन की सगाई में, भर पेट खा आएं। प्रभा ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो लाला जी? नहीं भाभी, मजाक नहीं उड़ाता। आज मैं अंतःकरण से तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूँ। तुम्हारे वरदान से भाग्य मेरी तरफ फिर से मुंह उठाकर देखे। पर अब देर न करो, तुम कपड़े पहन लो, मैं भी ऑफिस के कपड़े बदल आऊं। कहकर जल्दी से वह जाना चाहता था कि भैया कह उठे, तेरे लिए निमंत्रण नहीं है, तू वहां कैसे जाएगा? विजय ठिठक कर खड़ा हो गया, बोला, सो तो ठीक है, शायद वे शर्मिंदा होंगे, पर बिना बुलाए कहीं भी जाने में आज मुझे कोई संकोच नहीं। इच्छा हो रही है कि दौड़ा जाऊं और कह आऊं कि अनीता, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम पर न मुझे कोई गुस्सा है, न कोई जलन है। मेरी प्रार्थना है कि तुम सुखी हो।
भैया मेरी प्रार्थना मानो, नाराजी न रखो, भाभी को ले जाओ, कम से कम मेरी तरफ से ही सही अनीता को आशीर्वाद दे आओ तुम दोनों। भैया और भाभी दोनों ही हतबुद्धि से होकर उसकी तरफ देखने लगे। सहसा दोनों की निगाहें विजय के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर व्यंग्य का सचमुच ही कोई चिन्ह नहीं था। क्रोध या अभिमान की लेश मात्र छाया उसके कंठ स्वर में नहीं थी। सचमुच ही मानो किसी सुनिश्चित विपत्ति के फंदे से बच जाने से उसका मन अकृत्रिम पुलक से भर गया था। आखिर प्रभा अनीता की बहन ठहरी। बहन के लिए यह इंगित उपादेय नहीं हो सकता। अपमान के धक्के से प्रभा का हृदय सहसा जल उठा। उसने मानो कुछ कहना भी चाहा, पर गला रुंध गया। विजय ने कहा, भाभी अपनी सब बातें कहने का अभी समय नहीं आया। कभी आएगा या नहीं सो भी नहीं मालूम, लेकिन अगर आया किसी दिन तो उस दिन तुम भी कहोगी कि लाला जी तुम भाग्यवान हो, तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ।